अमेरिका अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। ईरान अमेरिकी एयरबेस पर हमला नहीं करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या अब कभी भी बंद नहीं होगा? आज ये सवाल आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शांति समझौता होने के बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, अब सिर्फ इस समझौतों को स्थायी रूप देना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुक्रवार को, शनिवार को हालात ऐसे बन गए, लगा कि शांति समझौता सब पूरी ताक पर रख दिया गया है, एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं। ईरान ने ऑयल टैंकर पर हमला शुरू कर दिया, अमेरिका ने ड्रोन से हमला ईरान पर शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि अब स्थिति वापस जस की तस बनने जा रही है। कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है कि बंद है, इस पे संशय बना रहा। लेकिन फिर पिछले 24 घंटे में राहत की बात यह है कि दोनों पक्ष अभी तक शांति बहाल किए हुए हैं। अब बातचीत की बात हो रही है, वापस दोहा में बातचीत दोनों पक्षों के बीच में होना है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि सारा कुछ हो रहा है ईरान के रिक्वेस्ट पर, लेकिन ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो शांति समझौता होने के बावजूद अभी भी जो सुर हैं वो अभी तक शांति समझौता की तरफ नहीं दिख रहे हैं और यहाँ तक कह सकते हैं कि अभी भी सब एक तरीके से तैयार हैं, कभी भी अगर कुछ स्थिति बिगड़ती है तो हमला किया जा सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि लेबनान और इजराइल के बीच में जो सीज फायर हुआ था उस पर बातचीत आगे बढ़ रही है और शायद दोहा में दोनों पक्ष आमने सामने ना हो, लेकिन शांति समझौते का जो फ्रेमवर्क था उस फ्रेमवर्क के तहत बातचीत कुछ आगे बढ़ते हुए दिखे। तो ये बातचीत, ये शांति समझौता कितना स्थायी है और भारत को क्या अब इस तरह के उथल पुथल के लिए हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, कभी बंद होगा, कभी दोनों पक्ष में एक पक्ष दूसरे पर हमला करेंगे, कोई दूसरा बदला चुकाने लगेगा। तो ऐसे में भारत की तैयारी कैसे होनी चाहिए? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे आज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्लोबल सिटीजन फोरम के प्रेसिडेंट प्रमित माकोडे जी, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कमर आगा साहब और नालंदा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज़ के डीन प्रोफेसर अरविंद कुमार साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। जो मेहमान जुड़ गए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा एम्बेसडर प्रभु दयाल, और शांति समझौते के बाद के जो कुछ दिन बीते हैं, उन बीते दिनों में आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? शांति समझौते के बाद इस तरह के इक्के दुक्के हमले होते रहते हैं या फिर वाकई अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है? लक्ष्मण जी, शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, स्थिति तो बहुत तनावपूर्ण है और जो हाल ही में क्रॉस फायरिंग हुई, पहले ईरान ने फायर किया एक कमर्शियल वेसल पे, फिर अमेरिका ने बहुत अटैक्स किए और फिर ईरान ने अमेरिकन बेसिस पे कई जगह, खास तौर पे कुवैत में और बहरीन में अटैक किया। तो स्थिति तो बहुत नाजुक है। अब बातचीत जरूर हो रही है कतर में, लेकिन ईरान ने यह कह दिया कि वो अमेरिका से डायरेक्ट बात नहीं करेगा। ट्रंप साहब बार बार कहते रहे कि देखिए, ईरान हमसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक है, ईरान का प्रस्ताव है, लेकिन ईरान ने स्पष्ट किया कि हम अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे। ईरान ने यह भी कह दिया कि उसकी बातचीत जो है सिर्फ कतर के साथ होगी, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, वो कि जो ईरान के $6 बिलियन कतरी बैंक्स में फ्रोजन है वो रिलीज किए जाएं और ये वैसा किया जाए जैसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जिक्र है और जिसके दौरान वो बातचीत चल रही है स्विट्जरलैंड में। लेकिन ईरान को ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में, और इस प्रेशर की कई वजह, एक तो अमेरिका में अपनी जो उनकी वोटिंग पॉपुलेशन है वो ट्रंप से नाराज और उनकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। अमेरिका पे इकोनॉमी पे असर हुआ, अमेरिका को बहुत खर्चा करना पड़ा है इस लड़ाई के लिए, और उसके अलावा ग्लोबल प्रेशर है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से जिस तरह से एनर्जी क्राइसिस बढ़ी थी, उससे ग्लोबल प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे बढ़ा था। तो ईरान भी प्रेशर में है क्योंकि ईरान की इकोनॉमी पर बड़ा बुरा असर हुआ, ईरान को रिकंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन ईरान ये अच्छी तरह जानता है कि वो अमेरिका से ज्यादा शर्तें अपनी मंजूर करवा सकता है और यही उसकी इच्छा है। तो जो बातचीत हो रही है उसमें ईरान का जो इंटरेस्ट है वो ये कि उसकी इकोनॉमी जो इतनी नुकसान सह चुकी है
वो ठीक से रिस्टोर हो, उस पे जो ऑयल सैंक्शंस लगे हैं वो हटे, जो उसके फ्रोजन एसेट्स हैं अमेरिका कहता आ रहा है कि हम उनको रिलीज कर देंगे, वो जल्दी से रिलीज करे जाएं, और ईरान ये कहता आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका कंट्रोल रहेगा। देखिए इस बात पे काफी जो है दोनों साइड्स में एग्रीमेंट होता मुश्किल लग रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा एक इस तरह से सामने आ रहा है। देखिए किस तरह से ये सुलझेगा। ईरान चाहता है कि उसका कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बना रहे। तो अभी जो स्थिति है बहुत नाजुक है। लेबनान में आपने सही कहा कि लेबनीज गवर्नमेंट और इजरायली गवर्नमेंट में एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह ने उसको नहीं माना है। हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि हम इसके सिग्नेटरी नहीं है। तो वहां भी अभी स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। हालांकि कुछ उम्मीद है कि ये जो दो गवर्नमेंट्स के बीच में समझौता है ये फिर आगे बढ़ेगा, शायद हिजबुल्लाह के साथ शामिल हो जाए, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल। अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि हम लोग तो बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमला कर दिया, फिर ईरान ने वापस से हमला किया। मेरा अपना असेसमेंट ये है कि पिछले कुछ दिनों से जीत किसी की भी हुई हो, लेकिन थोड़ी सी नरमी अमेरिका की तरफ से दिखाई गई। भले हमलावर बीच में रहे, पूरा स्पेस दिया गया ईरान को कि ईरान चाहे तो समझौते के टेबल पर आकर के अच्छे से बातचीत कर रहा है। अब भले ही अमेरिका की आंतरिक मजबूरी हो या फिर अमेरिका को लगता है कि इसने ईरान वॉर में जो मकसद था उस मकसद को हासिल कर लिया है। क्यों परमित माकोड़े साहब? Thanks for having me on your show. Namaste. Yeah, as you rightly said in the last line, that America, the top leadership feels that the major objective has been achieved. अब मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो उनकी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स की कैपेबिलिटी ईरान के पास कभी ना होने पाए. At least now we could see that next 10 to 15 years they will not be able to procure or develop their own nuclear warheads. So अमेरिका भी उस तरह से sigh of relief ले रहा है, and the nearby Gulf countries are also having a sigh of relief. And I would say the whole world should be little bit at peace, knowing that a fundamentalist Islamic jihadi regime will not have the nuclear warheads in near future. दूसरा जो है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस था वो बढ़ रहा था ईरान पे, और ईरान के माध्यम से वो गल्फ रीजन में एक जबरदस्त इन्फ्लुएंस अपना क्रिएट करना चाह रहा था. जैसा आपने पढ़ा होगा कि द प्लान वाज दैट $400 बिलियन वाज सपोज्ड टू बी इन्वेस्टेड टू रीबिल्ड और टू बिल्ड ईरान, एंड देन अगेंस्ट दैट चाइना वाज गोइंग टू गेट द डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम ईरान. वो एक बड़ी एक तरह से स्ट्रेटेजिक मूव थी चाइना की, और उसको अमेरिका ने बड़े टैक्टफुली, बड़े स्ट्रेटेजिकली उस मूव को पूरा कमजोर कर दिया. नाउ एज यू वुड हैव सीन दैट इन दिस सीज फायर एग्रीमेंट $300 बिलियन अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी लोग उस पर खर्च करेंगे रीबिल्डिंग ईरान में. तो इमेजिन दैट व्हेन अमेरिका इज गोइंग टू रीबिल्ड ईरान विद अलोंग विद अलाइज एंड फ्रेंड्स, अमेरिका विल हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन दैट. एंड $300 बिलियन कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं. फॉर कंट्री लाइक ईरान इट्स अ मैसिव अमाउंट, एंड इफ दैट बीइंग स्पेंट विद अमेरिका's फ्रेंड्स एंड अलाइज, एंड सो अमेरिका विल हैव अ ह्यूज से इन द रीबिल्डिंग आर्किटेक्चर ऑफ ईरान. तो ये दो एक मेजर इश्यूज थे कि चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को पूर्ण रूप से ध्वस्त करना, या ऑलमोस्ट 10-15 साल के लिए आगे धकेल देना. इसमें अमेरिका ने एक बड़ा सक्सेस हासिल किया है. दूसरा जो अमेरिका का सक्सेस है, द वर्ल्ड हैज सीन इन लास्ट 4 मंथ्स द डॉलर डोमिनेंस. पहले डॉलर को डी-डॉलराइजेशन की बात होती थी, डॉलर उस पे आएंगे हम लोग, इस पे डॉलर और डी-डॉलराइजेशन पे हम लोग आएंगे. इसमें अमेरिका कितना सक्सेस हुआ इस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन अभी ईरान तक थोड़ा सा हम लोग फोकस रखें. कमर आगा साहब, मेरा सवाल ये है कि जो नरमी ईरान की तरफ से दिखाई जानी चाहिए वो नरमी दिख रही है क्या? देखिए, ईरान तो चाहेगा ही कि किसी भी सूरत से समझौता हो जाए. उनको अपना मुल्क दोबारा से बनाना है. बहुत नुकसान हुआ है उनका, और मरने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. फिर उनके बहुत से बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुई है, और उनको इमीडिएट कई $100 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी. और वो इसीलिए बार बार जो जोर देते हैं कि हमें इन पर फंड्स के रिलीज़ होनी चाहिए. अमेरिकन्स ने MOU में तो हर चीज़ मान ली उनकी, ईरान की, और मगर जब बातचीत जब होती है तो वो कहते हैं परसेप्शन में डिफरेंस है. कहते हैं वो कि
फ्रोज़न मनी आपको मिलेगी, मगर जैसा कि अभी बता रहे थे अमेरिकन के थ्रू आपका रिकंस्ट्रक्शन होगा। ईरान एक बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, उन्हीं ने कभी बाहर से इस तरह की मदद नहीं ली, जो ईरान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अमेरिकन आएँ वहाँ रिकंस्ट्रक्शन करें। उनका ये कोई सवाल ही नहीं होता। दूसरी बात ये है कि उनका फ्रोज़न मनी का जो मसला है ये बहुत बड़ा मसला है। उनको अरबों के पास उनकी काफ़ी पैसा है जो उनको मिलना है। दूसरी बात ये भी है कि इस तरह की हरकतें मुझे लगता है कि चलती रहेंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अमेरिका के सामने है कि अगर ईरान की डिमांड्स पूरी होती हैं, जो भी इनकी बेसिक जो डिमांड्स है फ्रोज़न मनी की, न्यूक्लियर जो है वो ये बात कर रहे हैं कि हम उसको इनरिचमेंट जारी रखेंगे। हालांकि उसके पर भी काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो चुका है कि उनके पास, वो उनका कहना ये है कि उनके पास जो इनरिच यूरेनियम है 70% उसको वो डाइल्यूट कर लेंगे और 10-15 साल इनरिच नहीं करेंगे। इस तरह के प्रपोजल्स हैं जिन पे बातचीत चल रही है, तो वो तो संभव है। लेकिन ये कि ईरान एक बड़ी लीडर के रूप में इमर्ज कर गया है इस्लामिक वर्ल्ड के और अरब देशों के भी, और इस वक्त अरब देशों में लीडरशिप की बहुत कमी है, जो ईरान ने उसको उस वैक्यूम को फिल कर दिया है। ईरान जब भी अमेरिकन बेसिस पे अटैक करता है वहाँ की जनता खुश होती है, जनता भी खुश होती है। गवर्नमेंट अब तो अरब गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये बेसिस बंद ही रहें तो अच्छा है। रीबिल्डिंग के लिए वो बार बार कह रहे हैं कि अगला युद्ध हमारी ज़मीन से नहीं होगा। सऊदी भी साफ साफ कह रहे हैं, हालांकि डिवीज़न है, यूएई की लाइन अलग है। तो इस तरह से वो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि वहाँ पे रहे। अरब ईरान का राइज के मतलब ये है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस का डिक्लाइन उस पूरे क्षेत्र में जनता में पहले ही हो चुका है। प्रो अरब गवर्नमेंट जितनी भी हैं, सभी प्रो अरब गवर्नमेंट हैं, उनको भी मुश्किल हो रही है अमेरिकन एजेंडे को या अमेरिकन इंटरेस्ट को उस क्षेत्र में बढ़ाने की। कोई भी गवर्नमेंट इस समय राज़ी नहीं है अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करने को। इतना प्रेशर है ख़ासतौर से गाज़ा और ईरान वार के बाद से, तो बहुत स्थिति में बदलाव आया है जो अमेरिकन आसानी से नहीं है। मुझे इसलिए डर लगता है कि शायद और इजराइल को तो बिल्कुल ही कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ईरान का राइस। ईरान के राइस के मतलब ये है कि इजराइल का जो प्लान है बड़ा ग्रेटर इजराइल बनाने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। फिर ये भी है कि अमेरिकन चाहते हैं कि इसके जो सहयोगी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको कि वो प्रॉक्सीज कहते हैं, उनको ईरान उनको सपोर्ट बंद करे, तो ये भी संभव नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी निगोसिएशन काफ़ी समय चलेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है, अमेरिकन एंड जो है ईरानियन दोनों चाहते हैं कि बातचीत ही चलती रहे, बीच बीच में इस किस्म की चीज़ें होती रहेंगी। कभी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे, बहुत अमेरिकन इकनॉमी भी उनको परमिट नहीं करती कि वो किसी बड़े युद्ध में जा सकें। इकनॉमी पे बहुत उनके असर है और अमेरिकन पब्लिक भी नहीं चाहती कि युद्ध आगे बढ़े। तो ये इस तरह हालांकि डिवीज़न हो गया है अमेरिका के अंदर भी ईरान वार को लेके, फिर इजराइल के अंदर भी डिवीज़न है नेतन्याहू को लेके। इस तरह से हालात जो है, ये कहना कि क्या होगा ये मुश्किल होगा, हम लोग को वेट करना चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि बातचीत के मसले तय रहेंगे। लेकिन डर इस बात का मुझको लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच में कोई एक बड़ी युद्ध हो सकता है, और वो अगर हुआ तो ये भी तय हो गया है कि कन्वेंशनल वार में, एक सेकंड मैं लूँगा बस, एक कन्वेंशनल वार में इजराइल अमेरिका दोनों को मुश्किल लग रही है ईरान को हराने में, तो न्यूक्लियर का भी डर लगा रहता है। तो न्यूक्लियर का भी डर लगा रहता है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि ईरान और इजराइल के बीच में कोई स्थायी समाधान निकले। कभी भी बड़े युद्ध का खतरा यहाँ पे मंडरा रहा है। नरेश कौशिक साहब, ये पूरे समझौता यूएस और ईरान के बीच में जो हुआ है, उस पर सबसे बड़े आशंका के बादल इजराइल का मामला ही है। जी नहीं, ये सिर्फ इजराइल का मामला नहीं है। देखिए, ईरान के हिसाब से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहता। वो जो उसने लीवरेज हासिल किया है, जो उसे अपने आप में एक बड़ा एक वेपन
मिला है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। अभी ये जो 4 दिन पहले जो ये घटना हुई उसके पीछे भी वही था कि अमेरिका ने एक सिंगापुर के टैंकर, कोई नहीं और भी कई टैंकर्स को एक ओमान के रास्ते से निकलने दिया। यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज का जो ईरानी वाटर से बाहर जो दूसरा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज का, जो ओमान के रास्ते से जाके सामने से के वाटर से जाता है, वहां से निकलने दिया, जो जिस पर ईरान ने एतराज जताया। और ईरान इस को छोड़ना नहीं चाहता। इजराइल का मुद्दा सच में महत्वपूर्ण है, और अगर कहीं ये बाद में अगर ये टूटता है ये युद्ध विराम, तो उसमें इजराइल की एक बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि इजराइल इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान उठा चुका है, जो मिलिट्री के तौर पर भी और पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी। इस समय ये बात सही है, लेकिन हमें ईरान की जो स्थिति है उसको नहीं भूलना चाहिए कि ईरान ने जो लीवरेज हासिल किया है उस लीवरेज को वो खोना नहीं चाहता, और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब देखिए, इस समय तो बात होनी चाहिए थी न्यूक्लियर इशू पर, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पर तो युद्ध विराम हो चुका है, यानी वो जो डील हुआ था, इंटरिम डील, वो तो उसी पर हुआ था, और ये हुआ था कि हम अगले 60 दिन अब न्यूक्लियर इशू पर बात करेंगे। न्यूक्लियर इशू पर तो बात अभी भी नहीं हो रही है। और जो प्रमीत जी कह रहे थे कि ईरान ने ये मान लिया है कि वो हथियार नहीं बनाएगा, ये बिल्कुल एक वाक्य सिर्फ था, उसमें कोई कमिटमेंट नहीं। सिर्फ कमिटमेंट ये है कि हम इस पर बात करेंगे। तो ईरान जो है अपना लीवरेज नहीं चाहता, और इस मामले में ईरान तो इस लड़ाई को, इस बातचीत को और ज्यादा आगे तक बढ़ाएगा। और मुझे जो डर है वो ये है कि कहीं ये गाजा की तरह से ना हो जाए कि बीच बीच में फिर से लड़ाई होती है। आपको याद होगा पिछले साल जब ट्रंप ने समझौता कराया था, वो 20 सूत्री कार्यक्रम, शांति कार्यक्रम, उसका क्या हुआ? वहां पर जो है एक रीजनरेशन होना था, वहां पर काफी काम होना था, उसमें जो है एक पीस फोर्स जो जानी थी, कहीं सब भूल गए हैं। और हो ये रहा है कि इजराइल के हमले वहां बढ़ रहे हैं, और 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी वहां उस युद्ध विराम के बाद मारे जा चुके हैं। तो मुझे डर ये है कि बिल्कुल आप गाजा से तुलना तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, और एक पक्ष इजराइल नहीं है जो ताकतवर है। दोनों का पलड़ा एक दूसरे से कम या भारी हो सकता है, लेकिन दोनों ये लीवरेज नहीं छोड़ना चाहेंगे। बीच बीच में मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई, ये इस तरह के जो टकराव हैं, ये होते रहेंगे, छोटी मोटी लड़ाई होती रहेगी, लेकिन पूरी तरह से मुझे नहीं लगता कि ईरान और अमेरिका या ईरान और इजराइल के बीच में कोई परमानेंट शांति बहाल होने जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल इसमें मैं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान देख रहा था, तो उनका कहना था कि हमारा देश तो चाहता है कि इस ईरान और यूएस वाले युद्ध से लेबनान को बिल्कुल साइड रखिए, लेकिन अमेरिका के दबाव में इसे लेबनान को इसमें शामिल किया गया, और अमेरिका ने इनको बोल रखा है कि आप तब तक अपनी सैनिक वहाँ से नहीं हटाएंगे लेबनान से जब तक कि हिजबुल्लाह के हथियार सारे वापस ले नहीं जाते, उसको डिज़ार्म जब तक कर नहीं दिया जाता, जो आसान दिखता नहीं है। तो इजराइल नहीं चाहे कि स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी।